रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। बैठो भाई। क्या कुछ है होमवर्क में? एक तो आई थिंक रेस है और शीट है। कहाँ से स्टार्ट करें? रेस से करते चलो। आंसर्स हैं या देने हैं? सबके पास हैं? चलो अच्छी बात है, तो रेस से स्टार्ट करते हैं। करें भैया? तो रेस नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 1 बढ़ू आगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, question number 3. A semicircular wire of mass m is hinged at the top of a vertical wall. Semicircular wire का मतलब आप इसे एक रिंग मान सकते हो, सेमीसर्कुलर रिंग। तो हमारे पास एक सेमीसर्कुलर रिंग है और इसको ऊपर से हिंज किया हुआ है, यहां से हिंज किया है। हमसे पूछा है, क्या पूछा है? व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द लोअर एंड। लोअर एंड पर जो दीवार फोर्स लगा रही होगी, हमें वो कंपोनेंट निकालना है, यानी हमें ये कंपोनेंट निकालना है। इसके अलावा इस पर और कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक mg लगेगा, इसके अलावा हिंज फोर्स भी लगता है। अब हिंज फोर्स आपको याद होगा, दो कंपोनेंट में अज्यूम करते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक, लेकिन यार मुझे इसके बारे में पूछा ही नहीं है। अगर इसके बारे में पूछा नहीं है तो इसको हम हटाएंगे कैसे? इसके अबाउट टॉर्क ले लो, लेकिन टॉर्क में नॉर्मल का टॉर्क आ जाएगा, लेकिन ग्रेविटी का टॉर्क लेने के लिए हम इसके सेंटर ऑफ और इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से, बस अब टॉर्क बैलेंस करना है। इसके अबाउट mg का टॉर्क, इसके अबाउट mg का टॉर्क लिखें तो mg का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है 2r/π इज इक्वल्स टू नॉर्मल। नॉर्मल का टॉर्क यहां से डिस्टेंस इसका है 2r, तो नॉर्मल इंटू 2r। यहां से तुम्हारे पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg/π। बॉम्बे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन आसान है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या, एक मीटर स्टिक है और इसमें यहां पर एक मास हैंग करा रखा है स्मॉल m का। इस स्टिक का मास भी m है और स्टिक का m कहां लगता है पता है? सेंटर ऑफ mg पर। अब हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल जो एक उसको सपोर्ट बोलते हैं, सपोर्ट को यहां कहीं लगाना है और हमसे पूछा गया कितनी दूरी पर लगाएं ताकि ये रॉड हॉरिजॉन्टल रहे। हॉरिजॉन्टल रहे तो टॉर्क क्या रहना चाहिए? बैलेंस। टॉर्क बैलेंस रहना चाहिए। ये डिस्टेंस मेरे हिसाब से हो जाएगा 0.5। कैसे पता? ये आपको दी हुई है, ये एक मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक की लेंथ होती है 1, तो ये आधी 0.5, तो बचा हुआ डिस्टेंस 0.5 माइनस इसके अबाउट टॉर्क को बैलेंस करा दो, तो इस mg का टॉर्क आएगा mg इंटू डिस्टेंस x, तो mg इंटू x इज इक्वल टू mg इंटू 0.5 माइनस x। वरना इसको कॉमन सेंस से भी कर लो यार, दोनों मास क्या है? दोनों मास सेम। अगर दोनों मास सेम है तो कहां हिंज कर दो? बीच में। बीच मतलब 0.25, वरना यहां से सॉल्व कर लो, x की वैल्यू 0.25 दिख रही होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में डाउट है? 4 में भी कुछ ऐसे ही सवाल है, टॉर्क को ही बैलेंस करना फोर्स में भी, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, एक रॉड है जो कि नीचे से हिंज की हुई है यहां से, और इसका जो दूसरा कोना है उसको हमने एक रस्सी से दीवार से अटैच किया हुआ है। ये स्ट्रिंग है, ठीक, तो इसको दीवार से रस्सी से अटैच किया हुआ है। 3 अलग अलग केस हैं, 3 अलग अलग एंगल बनेंगे। हम क्या करेंगे, सभी में इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करेंगे। क्यों? हिंज फोर्स ना आए, है ना। जो ग्रेविटी होती है वो इसके सेंटर ऑफ मास पर लगती है,
इसके अलावा यहां पर क्या लगेगा, टेंशन। तो मैं ए पार्ट बता देता हूं, बाकी पार्ट अपने आप हो जाएंगे। ए पार्ट में ये एंगल है 60 डिग्री। तो अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना हो तो ग्रेविटी का टॉर्क लिखना सिखाया, क्या करते हैं, या तो mg के कंपोनेंट कर लो या डिस्टेंस के। पता है क्या, अगर ये लेंथ l/2 है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ये एंगल बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। 60 डिग्री होगा? नहीं नहीं, ये एंगल थीटा दिया हुआ है ना, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा और परपेंडिकुलर mg sin थीटा। तो ग्रेविटी का टॉर्क आ जाएगा mg sin थीटा फोर्स इंटू l/2 इज इक्वल टू, टी का कंपोनेंट की बात करूं तो टी के भी दो कंपोनेंट आएंगे, t cos 60 t, तो t sin 60 का टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू, यहां से T1 की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट केस की, T1। ऐसे T1 निकाल लो, T2 निकाल लो, T3 निकाल लो और कंपेयर कर लो। क्या पूरा करूं? चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया, 10। क्वेश्चन नंबर 10, लेडर ए बी सपोर्टेड वगैरह 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 वगैरह। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो है सेकंड लाइन, द लैडर रिमेन्स एट रेस्ट। बस यही आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है। लैडर रेस्ट पर है, रेस्ट पर रहती है, इसका मतलब किस पर है वो? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में अगर बात करें तो फोर्स भी जीरो होता है, और तो बस इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक लैडर है और इस लैडर का मास मैं ले लेता हूं स्मॉल m। अगर इसका मास स्मॉल m है तो इसके सेंटर ऑफ मास पर क्या लगेगा? mg। ठीक है, यहाँ पे कांटेक्ट है, कांटेक्ट के कारण क्या आएगा? इसको n1 मान लेते हैं। ग्राउंड के कांटेक्ट में है, बस इतने लगेंगे क्या? फ्रिक्शन क्यों लगेगा? नॉर्मल को बैलेंस, नॉर्मल को अगर बैलेंस करना है तो फ्रिक्शन को लगना पड़ेगा F। ठीक है, अच्छा ये फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है? म्यू नहीं होती, वेरिएबल होता है। पता है क्या बात? फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, म्यू नहीं होता, ध्यान रखना। एक आदमी है, इसका मास मैं कैपिटल M मान लेता हूं। ये आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये आदमी ऊपर की तरफ जाएगा तो किस किस कंपोनेंट पर फर्क पड़ेगा ये हमें कंपेयर करना है। इसके अगर mg की बात करें तो इसका mg कहां लगेगा? नीचे। अगर ये बात कहें तो यहां पर ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है तो क्या चीज जीरो होगी? टॉर्क और फोर्स। अगर मैं वर्टिकल में फोर्स की बात करता हूं, वर्टिकल नीचे लग रहा है स्मॉल mg और एक कैपिटल mg, इन दोनों नीचे वाले फोर्सेस को कौन बैलेंस करेगा? तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg। दूसरा, फ्रिक्शन को कौन बैलेंस करेगा? तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू n1। ठीक है, ये तो आ गया फोर्स बैलेंस। दूसरा में क्या बैलेंस करना पड़ेगा? टॉर्क। ठीक, अब हमसे बोला गया है कि अगर ये आदमी ऊपर जाए तो क्या क्या चीजें चेंज होगी। देखो mg यहां लग रहा है, थोड़ी देर बाद आदमी यहां आएगा तो mg यहां लगेगा, यानी mg दूर जाता जाएगा। टॉर्क आप इसके अबाउट भी ले सकते हो, इसके अबाउट भी ले सकते हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ले सकते हो। किसके अबाउट फायदा रहेगा पता है? नीचे वाले पॉइंट के अबाउट। क्यों? दो फोर्स खत्म हो जाएंगे। तो इसके अबाउट मैंने टॉर्क देखा, n1 n का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क स्मॉल mg जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यही रहेगा, यानी mg का टॉर्क यहां से चेंज, n1 का टॉर्क, n1 का फोर्स इंटू दूरी भी चेंज नहीं होगी। बस चेंज क्या हो रहा होगा? कैपिटल mg कहां जा रहा होगा? ऊपर। तो इसका टॉर्क बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा? यानी mg का टॉर्क बढ़ रहा होगा। अगर इस mg का टॉर्क बढ़ रहा होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल के टॉर्क को बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये दूरी तो बढ़ नहीं रही है, यानी कि क्या बढ़ रहा होगा? फोर्स। यानी कि जैसे जैसे आदमी ऊपर जाएगा, एज मैन मूव्स अपवर्ड, क्या क्या चीजें चेंज होंगी? एक तो n1 बढ़ेगा, n1 बढ़ेगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन को भी बढ़ना पड़ेगा। ग्राउंड के नॉर्मल की बात करते हैं, ये कैपिटल mg और स्मॉल mg हमेशा कहां लगेंगे? नीचे। इनको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल हमेशा कहां लगेगा? तो वो हमेशा m प्लस mg, तो नॉर्मल रिमेन्स कांस्टेंट। ग्राउंड का नॉर्मल कांस्टेंट रहेगा, n1 बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो अब चेक कर लो ऑप्शन क्या है। अच्छा इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है?
बी मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल बाय द वॉल ऑन लैडर विल डिक्रीज, जबकि इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया नहीं होगा, टॉपलिंग है ना, पढ़ाया गया है, तो 11 छोड़ देना अगर दिया भी हो तो। इसके बाद निकालो, शीट में शायद 4 ही सवाल है। S1 करें स्टार्ट। N1 क्यों बढ़ेगा? N1 इसलिए बढ़ेगा भैया क्योंकि टॉर्क बढ़ रहा है। इसके अबाउट अगर आप mg का टॉर्क देखोगे तो आदमी जैसे जैसे ऊपर जाएगा आदमी के mg की दूरी बढ़ेगी, यानी आदमी का टॉर्क बढ़ेगा। अगर आदमी का टॉर्क बढ़ेगा, बैलेंस करने के लिए नॉर्मल के टॉर्क को बढ़ना पड़ेगा, N1 बढ़ेगा। करें स्टार्ट। S1 का क्वेश्चन नंबर 11 12 12 हाँ S1 179। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछा है? 12। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फ्रिक्शन बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है? एक छोटी डिस्क है। सबसे पहले तो इसी की बात कर लेते हैं। ठीक, इस डिस्क का ये वाला पॉइंट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, सॉरी 2 से नीचे आ रहा है। अगर ये पॉइंट 2 से नीचे आएगा तो ये डिस्क घूमेगी। अगर ये डिस्क घूमेगी तो ये पॉइंट कहां जा रहा होगा? पक्का? अगर डिस्क घूमेगी तो ये पॉइंट नीचे और ये पॉइंट ऊपर, और इसकी एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। सबसे पहले तो ये समझे क्यों भैया? क्योंकि दोनों की दूरी सेंटर से क्या है? तो अगर दोनों का आर सेम है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है AT इज इक्वल टू, अगर दोनों का आर सेम है तो AT सेम क्यों होगा? अल्फा भी तो है, अल्फा रिजिड बॉडी का, तो इसके लिए अल्फा, इसके लिए अल्फा, दोनों के लिए अल्फा भी सेम, दोनों के लिए आर भी सेम, तो दोनों का AT भी सेम। अब इसके कांटेक्ट में है एक बड़ी डिस्क, अगर इसके कांटेक्ट में बड़ी डिस्क है तो उसके लिए भी सेम बोल सकते हैं। कांटेक्ट नो स्लिपिंग की कंडीशन बड़ी है कि कांटेक्ट पॉइंट की क्या सेम होनी चाहिए? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इसकी एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। पहले तो ये समझे, इसका डिस्टेंस कितना है यहां से, तो मैं इसका अल्फा निकालना चाहता हूं। बड़ी डिस्क का अल्फा कैसे निकालें? अल्फा की वैल्यू A बाय आर, आर की जगह दैट इज 2/2r, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1 बाय, लेकिन हमसे अल्फा पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा है? फ्रिक्शन। तो इस पर फ्रिक्शन कैसे निकालें? तो इस डिस्क का एफबीडी बनाओ, इस डिस्क पर एक ही फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट आ जाएगा F इंटू 2r, फोर्स इंटू डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल टू, इसका आई कैसे लिखे? mr² बाय 2, इसका मास है 2, तो m r स्क्वायर नहीं होगा, r² 2r का स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, फ्रिक्शन इंटू 2r इज इक्वल टू m 4r² बाय 2, अल्फा की वैल्यू 1/r, पहले डिराइव की है, बस वहां रख दो, वहां से फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। अच्छा, m की जगह भी रख दो, m की जगह 2, बस अब इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। अब हो ही गया, यहां से एक लाइन में क्या है। क्वेश्चन नंबर ये था 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्या ऐसे डिस्कशन होता है क्या? है कि सर पूरा बताते हैं क्या? बता के निकल जाऊंगा छोटा छोटा? चलो देख लो, ये हाइट h है, बोला है कि जब ये मास नीचे आएगा, यहां पर पहुंचेगा, तो ये डिस्क ओमेगा से घूम रही होगी। यानी यहां पर हमें क्या क्या चीजें रिलेट करनी है? एक हाइट, एक ओमेगा। हाइट और ओमेगा यानी कि क्या रिलेशन लगना चाहिए? वर्क एनर्जी, एम मास नीचे आया, ग्रेविटी का वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये नीचे आया होगा तो इसके पास वेलोसिटी आई होगी। मान लो ये v से चल रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है,
तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास भी आएगी, इसके पास भी आएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी मैं लिखूंगा हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई दिया है क्या, ये डिस्क मानी है, सॉलिड डिस्क है, तो सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसमें दो वेरिएबल वी और ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा रख दो, वहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। कर लेगा बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 14 15 15 हो गया। अच्छा क्लास नोट्स है, ठीक, फिर ठीक है। 15 हो गया, 14 नहीं हुआ। चलो 14 देख लो। बातें मत करो। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या एक डिस्क है, इसके एंड पर एक मास है और डिस्क का खुद का मास सेम है, सेम मास के हैं, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हैं। मतलब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास ये डिस्क, इसको डिस्क मान लेना भैया, यहां पर एक एम मास का पार्टिकल है और वो एक कॉर्ड के अबाउट रोटेट हो रहा है, कॉर्ड के अबाउट। और हमसे बोला गया कि इसकी जब इसको रिलीज किया तो बताओ क्या पूछा है, कुछ तो पूछा है, लोएस्ट पॉइंट पर ही पूछी है क्या। तो यहां से रिलीज करेंगे तो जब ये नीचे गिरेगा इस पॉइंट पर ओमेगा बताइए, ठीक। तो सबसे पहले तो इसकी लोएस्ट पोजीशन बना लेते हैं। लोएस्ट पोजीशन बनाए, एक्सिस तो ये रहेगी, एक्सिस यही रहेगी, डिस्क आने आ जाएगी नीचे, यानी डिस्क बनेगी कुछ ऐसी, ठीक। यानी ये मास पार्टिकल यहां आ जाएगा। डिस्क के सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास पहले r/4 ऊपर है, जब ये रोटेट करके नीचे आएगा तो r/4 नीचे, ठीक। अब यहां पर हमें इस पर लिखना पड़ेगा वर्क। वर्क लिखने के लिए दो मास हैं, एक तो पार्टिकल और एक डिस्क। पार्टिकल कितना नीचे आया, पार्टिकल की दूरी है 5r/4। कैसे पता, ये r प्लस r/4, 5r/4। पहले ये 5r/4 ऊपर है, फिर वो 5r/4 नीचे है, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 5r/2, डबल 10r/4 बोल दो, एक ही बात है। प्लस डिस्क का सेंटर ऑफ मास पहले r/4 ऊपर है, फिर r/4 नीचे, r/2। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखें, हाफ आई। अब आई सबका लिखना पड़ेगा। अब आई डिस्क का इस एक्सिस के वोट तो पता ही नहीं है, इसके पैरेलल एक्सिस पता है, mr²/4। इसके वोट होता है mr²/2, इसके वोट mr², यहां से यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो mr²/4 प्लस m इंटू, ये तो आया डिस्क का, प्लस पार्टिकल की दूरी है 5r/4, तो m इंटू का होल स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये होगी काइनेटिक एनर्जी। यहां से क्या निकल जाएगा, ओमेगा निकाल लोगे। यहां से मैं मान लेता हूं तुम्हें ओमेगा पता लग गया, ओमेगा पता लग गया तो हमसे ओमेगा तो पूछा नहीं है, हमसे इस पार्टिकल की स्पीड पूछी है। इस पार्टिकल की स्पीड कैसे निकालें, v इज इक्वल टू r ओमेगा, बस जो ओमेगा है वो यहां रख देना, वेलोसिटी आ जाएगी। कर लोगे अब इसको, चलो। हाँ लगा सकते हो, लेकिन उसमें फिर ये करना पड़ेगा, अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो डिस्क की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखोगे और पार्टिकल की हाफ एम वी स्क्वायर, और फिर आपको वी और ओमेगा को फिर से इस रिलेशन से रिलेट करना पड़ेगा। सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम पार्टिकल पर नहीं लगा सकते, क्यों भैया। मैं चाहता हूं कि मैं पूरे पार्टिकल पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, सिर्फ पार्टिकल पर। मैं सिर्फ पार्टिकल पर वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों नहीं लगा सकता, डिस्क का एक नॉर्मल फोर्स आएगा, उस नॉर्मल का वर्क हमें नहीं पता, निकाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो हमें फोर्स पता, फोर्स पता ही नहीं तो कैसे निकालोगे। इसीलिए हम पूरे सिस्टम पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, ताकि ना तो नॉर्मल आए ना टेंशन। यहां पे किसी ने नहीं पूछा, यहां पे भी तो मैंने सेम काम किया है, मैंने वर्क ब्लॉक पर लिखा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की लिखी है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ब्लॉक पर लिखता तो टेंशन का आता, तो हमने उस टेंशन को हटाने के लिए पूरा सिस्टम ले लिया। और बताओ, इसमें कोई डाउट, बढ़ू आगे। HCV
तो पूरे सिस्टम पर हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं ताकि इंटरनल फोर्सेस ना आए। करें अच्छी भी लाए हो गया। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा 272 197 196 पे ही है तो करूँ स्टार्ट। 196 195 बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्या 70 17 से है मेरे को तो 128 बताया। एक से ही है ना। हाँ तो बस बढ़ता है 5 6 7 8 9 10 10। बातें मत करो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, वही सेम है, एक मीटर स्टिक है और मीटर स्केल, और उस मीटर स्केल पर हमने मासेस जोड़े हुए हैं। ठीक, एक है 0 सेंटीमीटर मार्क, इस पर कुछ भी नहीं है। 1 सेंटीमीटर जो मार्क है उस पर हमने मास जोड़ा है 1 ग्राम। 2 सेंटीमीटर वाले पर 2 ग्राम। 3 सेंटीमीटर वाले पर 3 ग्राम। सिर्फ इतने बहुत है, बाकी लास्ट पे आते हैं। लास्ट में 100 सेंटीमीटर वाले पर 100 ग्राम। 99 सेंटीमीटर वाले पर 99 ग्राम। इस तरीके से जो भी उसका सेंटीमीटर है उतना ग्राम। और इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें 50 मिड पॉइंट यानी कि 50 सेंटीमीटर वाले पॉइंट के अबाउट बताना है। किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम इंटू पॉइंट पार्टिकल का तो एम इंटू आर स्क्वायर होता है भाई। एक ये ग्राम है। इस ग्राम की दूरी अगर मैं यहां से पूछूं तो वो होगी 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम। एम डिस्टेंस है 49 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ध्यान रखना भी मैं जो काम कर रहा हूं मास को ग्राम में लेके और इसको सेंटीमीटर में लेके ही कर रहा हूं, आप बाद में देख लेंगे। उसके बाद 2 ग्राम का लिखा, 2 ग्राम का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मास लिखूंगा 2 और डिस्टेंस तो 2 ग्राम इंटू 48 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अब ये मैं नहीं बता रहा कहां से आया, चलता जाओ आखिरी पे आ जाओ थोड़ा सा। आखिरी पे आएंगे तो 98 वाले के लिए क्या लिखोगे, 98 ग्राम इंटू 48, और ये 48 है भाई, डिस्टेंस 48 है 47 नहीं है ये। तो 98 इंटू 48 स्क्वायर प्लस 99 इंटू 49, तो 99 इंटू 49 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 50 स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, इससे पहली वाली टर्म और लिख लो। इससे पहले क्या लिखोगे, इससे पहले लिखोगे 97 इंटू 47 का स्क्वायर। अब इनको जोड़ो। अब जब इनको जोड़ो तो लास्ट वाली टर्म छोड़ दो, इसको देखो 1 इंटू 49 स्क्वायर प्लस 99 इंटू 49 स्क्वायर, 100 इंटू 49 स्क्वायर, आराम से सोच लो। तो 100 इंटू 49 स्क्वायर प्लस 248 98 48, 100 इंटू 48 स्क्वायर, 100 इंटू 47 स्क्वायर, ऐसे चलते जाओ, लास्ट में आ जाएगा 100 इंटू 1 स्क्वायर। अच्छा वो एक लास्ट में टर्म रह गई 100 इंटू 50 स्क्वायर। इनमें सब में से 100 कॉमन ले लो, 100 कॉमन लोगे तो अंतर क्या बन गया, स्क्वायर का सम। स्क्वायर का सम पता क्या होता है, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय, जहां n की वैल्यू 50, तो n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब मास तो मैंने किस में लिया था, ग्राम में लिया, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर था 10 की पावर, बस अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर है। इसको सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पर कुछ स्क्वायर का सम बन रहा है, हो गया। क्वेश्चन नंबर ये था 10।
क्वेश्चन नंबर 11, सॉलिड, इफ नथिंग इज मेंशन्ड ऑलवेज टेक द स्फीयर एज सॉलिड। अगर कुछ मेंशन नहीं हो स्फीयर के बारे में तो हमेशा सॉलिड स्फीयर ही एज्यूम करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, अच्छा 16 में उतरे हैं, 17 बताता हूँ, 16 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, 17 भी है, ओहो मैं सोचा स्किप मारोगे। 17 तो आसान है यार। 17 में पूछा है कि एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल कर रहा है, जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो तो इसके अबाउट टॉर्क बताओ। तो टॉर्क इनटू आर बाय 2, रेंज बाय 2, रेंज बाय 2 का फॉर्मूला भैया घर जाके देख लेना, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, एम जी इंटू ये दूरी कर दो, आ गया आंसर। लो, फोर्स इंटू डिस्टेंस 16 हो। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर ने डिराइव कराया था क्या? क्या ले लेके कराया था? रिंग लेके कराया था, पक्का? तो बस उसी रिंग के फॉर्मूले में चेंज करना, बताता हूं देख लो। क्या एलिमेंट वेलिमेंट लेना भी समझाऊं? पक्का ना? ये तो बता एलिमेंट रिंग लेते हैं। हाँ, एक डिस्क है, यहां से आर रेडियस पर गए और एक छोटा सा एलिमेंट बाहर निकाल लिया। ये छोटा सा बाहर एलिमेंट निकालोगे ये रिंग की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, m इंटू आर स्क्वायर। फंस गए इसके मास में, इसका मास कैसे लिखे? सिग्मा इंटू एरिया, पता है ना, इसको बाहर निकाल लिया फिर इसको बीच में से कट कर दिया, सब कुछ बता रखा होगा। चलो अच्छी बात है, वो सब कहानी सेम है, सब कहानी सेम है, बस डिफरेंस एक जगह आएगा। वो डिफरेंस आएगा जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, मास लिखोगे सिग्मा इंटू इसका एरिया 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। तो जब आपने इसको रिंग के लिए इंटीग्रेट किया होगा तो याद दिलाता हूं, आपने सिग्मा और 2 पाई को बाहर निकाल लिया होगा। चाहो तो करके देख लो फटाफट, सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाय सॉरी सॉरी आर क्यूब का इंटीग्रेशन, फिर सिग्मा को लिखा होगा मास अपॉन लेंथ, नहीं मास अपॉन एरिया। पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बन गया? एम आर स्क्वायर बाय, वही आता है। लेकिन बस यहां पर डिफरेंस ये है कि आप सिग्मा को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि सिग्मा वेरिएबल है और सिग्मा की वैल्यू है a प्लस बी आर। सिग्मा की जगह रखा, अंदर बन गया 2 पाई आर क्यूब। अब इंटीग्रेट करो, आर क्यूब को पहले अंदर ले जाओ, आर क्यूब को अंदर ले जाओगे तो बनेगा ए आर क्यूब प्लस बी आर की पावर, कुछ और बच गया, 2 पाई बाहर निकाल लिया, बस अब इंटीग्रेट 2 पाई, ए कांस्टेंट है, आर की पावर 4/4 प्लस बी आर की पावर, कुछ गलत हो गया क्या? 4, हाँ ठीक है, इतना समझदार हो तुम यार। ये लो, ये आंसर है, चेक कर लो क्या ये आंसर है क्या? हो गया। बस उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि सिग्मा आप इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकाल पाओगे, बस ये मेजर डिफरेंस रहता है। बाकी एलिमेंट लेना सब कुछ लेना सेम रहेगा। क्या स्फीयर के भी डिराइव कराए हैं? क्वेश्चन नंबर 18, 19, 19, 19 में समझ नहीं आया? प्लीज बातें मत करो यार, मेरी हैंड राइट सॉरी क्या बोलते हैं, डायग्राम बहुत मस्त है तो समझ जाना बस, ठीक है। तो यहाँ पर एक नट है और एक रेंच है। उसने बोला जब हमने 6 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पर लगाया तो ये नट जस्ट लूज हुआ। अच्छा, नट को हम क्या करवाएंगे? रोटेट। रोटेट कराएंगे तो क्या लगाएंगे? तो कुल मिला के तुम्हें टॉर्क लिखना है। 6 के 2 कंपोनेंट आएंगे, 6 cos 30, 6 टॉर्क किसका आएगा? 6 cos 30 का या sin 30? 6 sin 30 इंटू दूरी। अब तुम्हें क्या करना है, बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं करने की पता लग जाएगा। अब इसको हटाओ,
इसको हटा के एक सिंगल फोर्स F कितना लगाऊं ताकि ये फिर से घूम जाए। यानी पहले जो टॉर्क लगाया हो और जो बाद में टॉर्क लगाया हो वो क्या कर दो, सेम आ जाएगा। यहां से बाय 100 क्यों नहीं किया बताना, दोनों तरफ कैंसिल होगा वो। यहां से F की वैल्यू आ जाएगी 3, 3 भी नहीं 1.5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20, 21 दिया ही नहीं, 22, 23, 24, 25, 25 सी छोड़ दो, आज पढ़ेंगे। सी के अलावा 27, 26, 27, 27 भी डाउट है, 28 भी डाउट है। ओहो, तुमने क्या मतलब ठान लिया कि सारे पूछेंगे। 27 देख लो पहले। A wheel is rotating at a speed of 600 rpm, constant torque 10 सेकेंड। क्या हो गया इसमें बे? एक व्हील है जिसकी, बातें मत करो प्लीज, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 600 आरपीएम और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रेस्ट पर ला रहे हैं 10 सेकंड के अंदर। मतलब 10 सेकंड के बाद इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो बताओ इस पर हमने कितना क्या लगाया, एंगुलर डी एक्सेलरेशन यानी अल्फा बताओ। तो अल्फा तो यहां से आ जाएगा। सबसे पहले तो ये किसमें है, इसको चेंज कर लो रेडियन पर सेकेंड, 2 पाई 60। पता है क्या बात, चलो तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी 20 पाई। बस अब इक्वेशन लगा दो, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस, ये कौन सी इक्वेशन होती है पता है ना, v इक्वल टू u प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 पाई, अल्फा की वैल्यू हमें पता नहीं, टाइम की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू माइनस क्या सजेस्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन, डी एक्सेलरेशन, ठीक। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी 5 सेकंड बाद, तो 5 सेकंड बाद पूछा है तो फाइनल बाद में दोबारा फॉर्मूला लगा दो, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, 20 पाई प्लस -2 पाई, टाइम की वैल्यू 5। सॉल्व कर लो, आ गया, हो गया। रेडियन पर सेकंड में आएगा लेकिन आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया क्या, टॉर्क बराबर आई अल्फा, इसमें भी यही लगाना है। ओमेगा इनिशियल दिया हुआ है ना, फाइनल ओमेगा 0, टाइम की वैल्यू दे रखी है क्या, टाइम नहीं दे रखा, थीटा दे रखा है, थीटा की वैल्यू 10 रेवोल्यूशन, बताना है। 28, थैंक यू सो मच। 26 देख लो। 26 क्वेश्चन में कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। 26 क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, बातें मत करो। अर्थ है अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कम हो रही है। वो टाइम के साथ कितनी कम हो रही है उसकी वैल्यू दे रखी है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, चेंज, वो चेंज है 0.0016 रेडियन पर डे। इतने का चेंज है इन 100 ईयर्स। 100 साल में एंगुलर वेलोसिटी इतनी चेंज हो रही है। तो बताओ इस पर टॉर्क कितना लग रहा होगा। टॉर्क के लिए हमें इक्वेशन एक ही पता है, टॉर्क इज इक्वल टू, या एफ इंटू आर, एफ तो पता ही नहीं है, तो टॉर्क इक्वल टू लगाना पड़ेगा आई अल्फा। लेकिन उसमें हमें अल्फा नहीं पता तो अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। चेंज इन ओमेगा, ओमेगा में चेंज है 0.016 रेडियन पर डे और कितने टाइम में, 100 ईयर्स। अब ये तो अल्फा की यूनिट नहीं होती, अल्फा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ना तो यहां कहीं सेकेंड दिख ही नहीं रहा, तो इस डे को भी सेकेंड में बदलो, ईयर्स को भी सेकेंड में बदलो, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.0016। डे को बदलना है सेकेंड में, तो एक दिन में होता है 24 घंटे, 24 घंटे में 3600 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 100 ईयर, 100 साल, एक साल में 365 डेज और 365 डेज में 24 आवर
आगे अल्फा सॉल्व मत कर लेना, पता लगा यही सॉल्व कर लो। अल्फा निकलने के बाद फिर टॉर्क के लिए लगाओ, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अर्थ का मास तुम्हें दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस दिया हुआ है, अल्फा तुमने निकाल लिया, रख दो। लेकिन रेडियस ध्यान रखना, रेडियस तुम्हें मीटर में रखना है। वो 6400 किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करके रख दो, आंसर आ जाएगा। तो पूरा करूं? कर भी नहीं रहा था। हाँ भाई, और किसी को कोई परेशानी? बस हो गया? चलो अच्छी बात है। क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में सर ने, दिखाना एक बार। अच्छा वो सब पढ़ा दिया क्या, डिफरेंशियल पुली और वो सब? नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम। करें स्टार्ट? अरे करे, सबसे पहले तो इसका सिंबल देख लो। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एल के ऊपर वेक्टर, तो एल वेक्टर इसका सिंबल है। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का मतलब समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम? जैसे जब कोई बॉडी ट्रांसलेट करती है, चलती है, अगर कोई बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट की बात कर रहा हूं, सिर्फ ट्रांसलेट करती है, उसके पास क्या होती है? वैसे वेलोसिटी होती है। लेकिन हमें जनरली वेलोसिटी से मतलब नहीं होता, हमें उसके मोमेंटम से ज्यादा फर्क पड़ता है रेदर देन उसकी वेलोसिटी। किसी बॉडी की वेलोसिटी हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती एज कंपैरिजन टू द मोमेंटम। फॉर एग्जांपल जैसे बात करता हूं, एक बॉल है आपके पास, वो प्लास्टिक की बॉल है। वो प्लास्टिक की बॉल अगर मैं आपको तेज मारूं, बहुत ज्यादा तो नहीं, नॉर्मल तेज मारूं, तो वो हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी। पर सोचो उसी स्पीड से अगर ट्रक आ रहा हो, सोचो एक बॉल में आपकी तरफ मारो और उसी स्पीड से ट्रक आ रहा हो, तो आपको किसमें ज्यादा इंपैक्ट आएगा? किसमें? ट्रक वाले में ही आएगा। ऐसा क्यों भाई? दोनों की वेलोसिटी तो सेम है। बिकॉज ऑफ मास। वहां मास भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है उसका मोमेंटम। मोमेंटम हमें ज्यादा इंपैक्ट करता है रेदर देन किसी बॉडी की वेलोसिटी। मैंने अभी समझा दिया वेलोसिटी क्यों इंपैक्ट नहीं करती। अगर आप दो सेम बॉडी की वेलोसिटी भी ले लो, तो वो उनमें से जिसका मास ज्यादा होगा वो हमें ज्यादा इंपैक्ट करेगी। एक सोचो कार आ रही है 100 की स्पीड से और एक आ रहा है ट्रक, किसमें कुचले जाओगे? कुचले तो दोनों में ही जाओगे, लेकिन ट्रक वाले में हमारे लिए इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा रेदर देन कार। तो हमारे लिए वेलोसिटी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, मायने रखता है हमारे लिए लीनियर मोमेंटम। तो वहां पर सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में आपने लीनियर मोमेंटम डिफाइन किया होगा। लीनियर मोमेंटम आपने डिफाइन किया था मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन ये तब डिफाइन करेंगे जब बॉडी क्या कर रही हो? ट्रांसलेट। सिमिलरली रोटेटिंग बॉडी में हमारे लिए मोमेंटम काम में नहीं आता, या उसका ओमेगा काम में नहीं आता, हमारे काम में आता है उसका एंगुलर मोमेंटम। सर एंगुलर मोमेंटम कैसे? खुद सोचो, एक हल्की सी बॉल है और एक भारी सा हथौड़ा है, दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं। सेम ओमेगा से अगर घूम रहे हैं, मैंने यहां नीचे रख दिया हाथ रोकने के लिए, तो बॉल वाले में मुझे इंपैक्ट कम फील होगा और हथौड़े में ज्यादा, जबकि दोनों घूम तो सेम ओमेगा से रहे हैं। अरे सही है क्या? तो इसलिए हम रोटेशन में लीनियर मोमेंटम डिफाइन ना करके क्या डिफाइन करते हैं? एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ही क्यों करते हैं भाई? क्योंकि वर्ड क्या आ रहा है? एंगुलर कब यूज होता है पता है? जब बॉडी रोटेट होती है। तो इसलिए हम यहां रोटेशन में एंगुलर यानी कि घूमने वाला मोमेंटम, एंगुलर घूमने वाला मोमेंटम डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? एक तो होता है चलने वाला मोमेंटम और एक होता है घूमने वाला। क्लियर है? अब घूमने वाला मोमेंटम हम हर केस के लिए अलग अलग डिफाइन करते हैं। जैसे दो केस होते हैं, एक होता है पार्टिकल और एक होती है बॉडी। हमेशा दो चीजें होती है। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐसे ही पढ़ा होगा। ये पहले पार्टिकल का पढ़ा होगा mr² और फिर बॉडी का पढ़ा होगा क्या? अलग अलग पढ़ा होगा ना, रिंग का mr², डिस्क का mr² by 2। तो वैसे ही
हम एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग पढ़ेंगे, एक पार्टिकल के लिए और एक बॉडी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। क्लियर है? तो हेडिंग डालो एंगुलर मोमेंटम, और उसमें पहला पॉइंट हमारा जो रहेगा वो है फॉर ए पार्टिकल। फॉर ए पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए हम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक, एक बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, बताओ उसका टॉर्क। तो आपको डिस्टेंस या एक्सिस बतानी पड़ेगी। अच्छा, मैंने बोला एक बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रही है, बताओ उसकी एंगुलर वेलोसिटी। एक बॉडी है जो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रही है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालो। तो आपको रेडियस बताना पड़ेगा ना, v इक्वल्स टू आर ओमेगा लगाने के लिए r तो बताना पड़ेगा। r बताने के लिए मुझे तुम्हें क्या बताना पड़ेगा, उसका सेंटर बताना पड़ेगा। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए वो आपको एक पॉइंट बताएगा। हम एंगुलर मोमेंटम, कोई बॉडी चल रही हो या घूम रही हो, हम ये नहीं बोलेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम इतना है। पहले हमें पूछना पड़ेगा कि भैया एक्सिस कौन सी है या पॉइंट कौन सा है। तो फॉर ए पार्टिकल अबाउट एनी गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है, किसी चलती हुई बॉडी का एंगुलर मोमेंटम नहीं होता। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं, एक पॉइंट के अबाउट। तो जैसे हमारे पास एक बॉडी है, वो v वेलोसिटी से चल रही है, मैंने कहा इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो एंगुलर मोमेंटम बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, पॉइंट। किस पॉइंट के अबाउट, जैसे टॉर्क पूछने के लिए पॉइंट चाहिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए भी पॉइंट चाहिए। तो मैंने कहा चलो एक काम करो, इस पॉइंट O के अबाउट बताओ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट O क्या डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन करो, इस वेक्टर को डिफाइन करेंगे R वेक्टर, टॉर्क में भी किया होगा सेम। तो इसका एंगुलर मोमेंटम की परिभाषा है O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज R क्रॉस लीनियर मोमेंटम, P इज द लीनियर मोमेंटम। तो R क्रॉस लीनियर मोमेंटम को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक, एंगुलर मोमेंटम कैन ऑल्सो बी रिटन एज, मोमेंटम को क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एम आर क्रॉस वी, जहां पर व्हाट इज आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मास अबाउट गिवन पॉइंट, है ना। वेलोसिटी वेक्टर तुम्हें पता है वेलोसिटी है, क्लियर है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के होते हैं 3 तरीके, पता है। एक होता है सिंपल ए बी साइन थीटा, एक और होता है ए इंटू बी परपेंडिकुलर, एक बी इंटू, याद है टॉर्क। सेम कहानी यहां भी दोहराई जाएगी। कौन सी सेम कहानी, मैंने ये एंगल बोला, लेट्स से ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ आर और क्रॉस बी क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी का पहला सिग्निफिकेंस है एम आर वी साइन थीटा। अरे क्लियर है, गलत है, थीटा ये वाला एंगल नहीं होता, टेल से टेल या हेड से। तो अगर मैं इस वेक्टर को ऊपर खींच दूं तो ये वेक्टर कहलाएगा थीटा, एंगल सॉरी, ये एंगल थीटा। क्लियर है। तो पहला तरीका तो ये रहेगा कि आप मास ले लो, इन दोनों के बीच की दूरी ले लो, तीसरा स्पीड ले लो, और इनके बीच का एंगल। एक तो ये तरीका रहेगा, ठीक। लेकिन ये सबसे घटिया तरीका होता है। इससे बढ़िया तरीका क्या माना जाता है, इससे दूसरा बढ़िया तरीका आपको टॉर्क में भी बताया गया होगा। टॉर्क में आप क्या करो कि इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा, ये कंपोनेंट। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो m इंटू आर इंटू डिस्टेंस इंटू v परपेंडिकुलर, यानी आप वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी ले सकते हो। जैसे फोर्स का परपेंडिकुलर लेते हो वैसे ही वेलोसिटी का। एक तीसरा और होता है, किसके कंपोनेंट करो, आर के। अब की बार आर के कंपोनेंट करो, ये आर है, ये वेलोसिटी है, ये एंगल कितना है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। आराम से सोच लो, ठीक। इस आर के अब मैं 2 कंपोनेंट करने जा रहा हूं। आर का ये कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, ये कंपोनेंट आर, इसको क्या बोलते हैं, आर परपेंडिकुलर।
तो एंगुलर मोमेंटम लिखने का तीसरा तरीका है एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी। क्लियर है? तो एंगुलर मोमेंटम तीन तरीकों से लिखा जा सकता है। एक सिंपल आर वी लो, साइन थीटा लो, एक वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या आर का परपेंडिकुलर। क्लियर है? इसको नोट कर, ये एक पार्टिकल के लिए डिफाइन होता है। तो एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इज एम आर क्रॉस वी। ये ध्यान रखना, एक पार्टिकल के लिए लगता है, स्मॉल साइज बॉडी के लिए लगता है एम आर क्रॉस वी। बड़ी बॉडी में मत लगा देना एम आर क्रॉस वी, छोटी बॉडी में लगता है एम आर क्रॉस वी, पॉइंट साइज्ड। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। दो तीन पार्ट्स हैं। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। पहले सोच लो 200 है कि 150। आंसर इज 150 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मोस्टली कौन सा यूज करते हो, फोर्स के कंपोनेंट करके या आर के कंपोनेंट? आर के बता रखा है क्या? मतलब एक जनरल, दोनों ही, जो आसान हो। अच्छा, तो यहां पर ये वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन है। जैसे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है, वैसे वेलोसिटी की लाइन। ये कंपोनेंट है 5, 5 का ये कंपोनेंट आ जाएगा 5 cos 53, cos 53 की वैल्यू 3/5, तो ये वैल्यू 3। तो हम इक्वेशन लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम की, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। मास है 5, वेलोसिटी है 10 और परपेंडिकुलर दूरी है 3। तो ये आ जाएगा 150 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है भाई। अब एक चीज और रह गई, वो है इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना सीख ही लिया, एक है इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं सर?
राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हो, कुछ आइडिया? मेरे को पता नहीं कैसे लगाते हो। आर की डायरेक्शन में और थंब को उसकी डायरेक्शन में, ऐसा कुछ। ये आर की डायरेक्शन है, ये ऊपर है, तो थंब। सबको पता है कि मुझे पता नहीं टॉर्क कैसे बताते हैं, ऐसे कुछ करके बताते हैं, कोई पेन घुमाने वाला कुछ नहीं, मतलब ऐसे बताते हैं ना आर की। ऐसे ऐसे भी रख सकते थे, तो क्यों ऐसे क्यों नहीं रखा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में पाम फेस रहेगा। तो आर इधर है, फेस ऊपर रहेगा, तो आर क्रॉस वी, यानी कि डायरेक्शन कहां आएगी? बाहर। बाहर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है? डॉट से। पता है क्या है? बाहर वाले को डॉट से, तो इसकी डायरेक्शन डॉट रहेगी। किसी को डाउट है भैया पूछ लो। आर क्रॉस वी, तो एक तो हो गया मैग्नीट्यूड एम आर क्रॉस वी, और एक हो गई डायरेक्शन आर क्रॉस वी। ठीक है, बी पार्ट कर लिया, लिखो फटाफट। वही सेम क्वेश्चन है, ओरिजिन। डायरेक्शन भी देख लेना, क्रॉस या डॉट। करो इसको स्टार्ट। यहां पर हम किसके कंपोनेंट करेंगे पता है? वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कंपोनेंट करना आसान है। 10 का कंपोनेंट 10 cos 30 और 10 का कंपोनेंट 10 sin 30, तो ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो एंगुलर मोमेंटम आ गया m2 v परपेंडिकुलर 10 sin 30 इंटू डिस्टेंस 10, m v परपेंडिकुलर इंटू r। ये वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आ रही है? 100। अब आते हैं डायरेक्शन। क्रॉस पक्का, क्योंकि आर वेक्टर है नीचे, ये है आर वेक्टर, आर वेक्टर नीचे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फेस भी इस डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन कहां आएगा? क्रॉस। डाउट है? जीरो। एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे फिर से, इधर आएगा 4 और इधर आएगा 3। ठीक है, तो 3 के कारण एंगुलर मोमेंटम होगा, मास है 2, वेलोसिटी परपेंडिकुलर 3, तो 60, डायरेक्शन क्रॉस। ठीक, इसमें एंगुलर मोमेंटम 0, यानी अगर वेलोसिटी उसी पॉइंट से पास हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम इज 0। किसी को डाउट है भैया पूछ लो। तो पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम निकाल लोगे डायरेक्शन के साथ, निकल जाएगा भैया। एक क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में, ये तो डायग्राम के फॉर्म में हो गया, लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर या एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर और डायरेक्शन आर क्रॉस वी। पढ़े? क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, a particle of mass 2 kg is moving with velocity, is moving with velocity 2 I cap
minus 3j cap is moving with velocity 2i cap minus 3j cap plus 5k cap plus 5k cap and is located at 3i plus 4j plus 5। इसका मतलब पार्टिकल कहाँ है 3, 4, पता है ना। फाइंड 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है। फाइंड angular momentum of the particle about 1i cap minus 2j cap plus 2k cap, about 1i cap minus 2j cap plus 2k cap। आंसर नहीं पता। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि एक पार्टिकल है 2 kg का, वो इस वेलोसिटी से चल रहा है और वो अभी है 1, -3, 5 पर। ठीक, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। गलत लिख दिया क्या? अच्छा 3:4:5, सॉरी। हमें एंगुलर मोमेंटम इस O के अबाउट निकालना है, 1, -2, 2 के अबाउट। 13i कैप 17, ओहो बहुत अलग अलग आंसर है। 78i कैप 60, लास्ट में 36 आ रहा है। हाफ जिनका आ रहा हो उन्होंने शायद मास मल्टीप्लाई ना किया हो, शायद, कंफर्म नहीं हो। आंसर मुझे नहीं पता, मैं सॉल्व करूंगा। तो इसमें क्या क्या डाटा पता है? मास की वैल्यू पता है, चलो वेलोसिटी वेक्टर भी पता है, बस एक ही चीज नहीं पता, क्या? आर, वही निकालना है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम होता है एम आर क्रॉस वी। एंगुलर मोमेंटम इज एम आर क्रॉस वी। एम दे दिया, वी दे दिया, बस एक आर ही तो नहीं पता, बस वो आर ही ढूंढना है मेन। तो आर वेक्टर कैसे निकालते हैं पता है? ये, और ये निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, बस ये पता होना चाहिए। वेक्टर का थोड़ा यूज है। फाइनल है 3, इनिशियल है 1, तो 3 - 1 2, 4 - 2 6, -2 5 - 2 3। बस अब आर वेक्टर पता है, वी वेक्टर पता है, एम पता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन तीनों सिंपल तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं, पहले निकालना पड़ेगा आर क्रॉस वी। बस ये ध्यान रखना है, इसमें मास मल्टीप्लाई करने में गलती करोगे, जो हाफ का गलती का तुम कर रहे हो। तो आर क्रॉस वी में आई जे के, पहले किसके कंपोनेंट? आर, 2 6 3, वेलोसिटी 2 -3 5। ये तो मैथ से पढ़ लिया होगा, बस मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। आई कैप में सॉल्व करेंगे तो 39, माइनस जे कैप में सॉल्व करेंगे 10 - 6 4, प्लस के कैप में सॉल्व करेंगे -18। तो आर क्रॉस वी की वैल्यू आ रही है 39 आई कैप -4 जे कैप -18 के कैप। ये तो आएगी आर क्रॉस वी की। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? एम, एम यानी कि 2,
तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो बस। तो एंगुलर मोमेंटम इज एम आर क्रॉस वी, दैट इज 78I माइनस 8J माइनस 36K। किसी को कोई भी डाउट है भैया पूछ लेना, बस मेन यहाँ पर आर वेक्टर निकालना सीखना है कि व्हाट इज आर वेक्टर। लिख लिया? रब कर दो डायग्राम। एक ऐसी सवाल है, एक पार्टिकल है वो, लिखना मत, लिखवाऊंगा मैं अपने आप। एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कहीं भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है इधर हो, इधर भी हो सकती है। एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट, लेट्स से ओरिजिन के अबाउट बात कर लेते हैं, ओरिजिन के अबाउट कैसे वेरी कर सकता है? क्या लगातार बढ़ सकता है? अगर मैं इधर ले लेता हूं, चलो, क्या वो लगातार बढ़ेगा या लगातार कम होगा? क्या रहेगा? हाथ रेस करके जवाब देना, चिल्लाना मत। एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, जैसा शो किया गया है। ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है, बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा या कुछ और? हाँ भाई, इंक्रीज कैसे? क्या हुआ? डिस्टेंस बढ़ रही है। एंगुलर मोमेंटम m इंटू डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी नहीं होता, एंगुलर मोमेंटम होता है mrv साइन थीटा। थीटा भी देखना पड़ेगा। थीटा पहले ये था, थोड़ी देर बाद अगर थीटा देखेगा तो थीटा थोड़ा टाइम के साथ क्या होता जाएगा? कम। और बताऊं कि बना के दिख रहा है क्या कम होता जाएगा? तो साइन थीटा कम होगा, आपको कैसे पता? फिर पड़ोसी, बैठ जा बैठ जा। हाँ पड़ोसी काय बे? इसमें आप एम आर क्रॉस वी से एम आर वी साइन थीटा से मत सोचो, क्योंकि अगर एम आर वी साइन थीटा से सोचोगे तो फंसोगे। क्यों? क्योंकि आर भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है, तो इसमें हम उस सिचुएशन में फंसेंगे। तो आप इसको दूसरे मेथड से सोचो, आप इसको सोचो एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर भी मत लगाओ, क्योंकि वी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। पार्टिकल इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इन पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? सेम। चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। तो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर हमेशा कांस्टेंट। तो अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी का एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। चाहे दुनिया का कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी, चाहे आप ये पॉइंट ले लो चाहे आप ये पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, सबके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा। क्लियर है? सेम नहीं बोल रहा, कांस्टेंट बोल रहा हूं। क्लियर? एक नोट डालो, एनओटी, एनओटीई। If a particle is moving with constant velocity, if a particle is moving with constant velocity, constant velocity underline कर लेना, the particle is moving with constant velocity, comma, its angular momentum about any point in the space, its angular momentum about any point in space remains constant. Its angular momentum about any point in space remains constant. क्लियर है? तो बनाना तो डायग्राम बना लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आर परपेंडिकुलर कांस्टेंट रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ डिस्टेंस से मत सोचना कि डिस्टेंस कांस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है, वी का कंपोनेंट भी देखना पड़ेगा। पार्टिकल का तो बेटा ट्रांसलेशन ही होता है, पार्टिकल तो एक पॉइंट साइज होता है,
उसके रोटेशन का मतलब ही नहीं है। सॉरी, वो अगर मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब स्ट्रेट लाइन ही होता है, डायरेक्शन सेम रहेगी और डायरेक्शन सेम एक स्ट्रेट लाइन की होती है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी लिखने का मतलब ही स्ट्रेट लाइन है। और कुछ बड़े आगे बढ़ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहले समझ लो फिर लिखवा दूंगा। एक एम मास की बॉडी है, यहां एक पॉइंट है, ठीक, ये इनिशियली दूरी है एल, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, और इसका जो एंगल है वो है थीटा। हमने क्या किया, एक पार्टिकल लिया, यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तो क्या होगा, नीचे गिरेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, टी इक्वल्स टू 0। आपको बताना है टी इक्वल्स टू टी पर, किसी टाइम, जनरल टाइम टी पर, इसका एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखे, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, find angular momentum of the particle about point O, find angular momentum of the particle about point O at any time t, at any time t, किसी टाइम t पर बताना है। अच्छा छोड़ो, एक काम करो, इसको थोड़ा मैथमेटिकल बना लेते हैं। ये है 10 मीटर, ये एंगल है 60 डिग्री, थोड़ा मैथमेटिकल कर लेते हैं। मास भी लोगे क्या? मास भी ले लो, मास ले लो 2 किलो। टाइम, टाइम भी दूं, टाइम भी लिखवा दूं, टाइम ले लो 4 सेकेंड, 4 सेकेंड ले लो। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ओ एट टी इक्वल्स टू 4 लिख लो, 4 सेकेंड। आंसर इज 400। यार थोड़े टाइम बाद तो ये नीचे होगा, अगर थोड़े टाइम बाद नीचे होगा तो एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा तो डिस्टेंस में निकाल नहीं पाऊंगा, मतलब ये डिस्टेंस कैसे निकालो, मर जाऊंगा यार। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लोगे क्या? तो ध्यान रखना ऊपर वाले डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है ना, कहीं पता लगे पहले ये निकालो 4 सेकंड में कितना गिरा, फिर ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, फिर ये लेंथ निकालूं, फिर इसका, समझ रहे हो क्या करना है? तो ये काम मत करना भैया। 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी निकाल लो, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। 4 सेकंड बाद पूछा इसलिए 40। वेलोसिटी तो मेरे को पता है, अब डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए हमें कौन सा डिस्टेंस लग जाएगा, परपेंडिकुलर, ये, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इनिशियल से निकाल सकते हो, 10 cos 60। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ गया m v r परपेंडिकुलर। इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 400 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़े टाइम बाद पूछूंगा तो क्या चेंज आएगा, चलो सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी, 10 cos 60 चेंज, चलो ये तो समझ में आ गया ना बस। सॉरी, अरे ग्राउंड नहीं है भाई, ये हवा का कोई पॉइंट है, ये ग्राउंड नहीं है, ठीक है, ग्राउंड यहाँ कहीं है। अभी मत बोलना सर वो तो ग्राउंड पे भी आ जाएगा, ग्राउंड पे नहीं टकराना। हाँ सुन रहा हूँ, बोल। ग्राउंड बेटा यहाँ है, ग्राउंड यहाँ है, ठीक? 1000 मीटर नीचे, लिख लेना क्वेश्चन में, ये मेंशन कर लेना, ग्राउंड इज 1000 मीटर नीचे। हो सकता है डाउट आ जाता है, ठीक है। ओ इज नॉट एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अगर ग्राउंड लिख देता तो अलग कहानी हो जाती। क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल है एम मास, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर लिख लेना, पूरा लिखवा दूंगा। यू वेलोसिटी से ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, अब की बार थीटा एंगल पर, क्या मोशन करेगा, सबको पता है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, फाइंड angular momentum of the particle at any time t
अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट तो जानना बहुत जरूरी है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम t अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी टाइम t पर। बताना हो हाथ रेस करके जवाब दे। हाँ, और ऐसा क्यों? क्यों मतलब रीजन, लॉजिक क्या लगाया आपने? वर्टिकल वेलोसिटी होगी कितनी? अच्छा, एम यू कॉस थीटा टी इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी। मतलब मैं दोबारा बोलना एक बार प्लीज। एम इंटू क्या करूं? यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये क्या है? ये अच्छा, इसमें टी भी है, वही तो मैं सोच रहा हूँ ये क्या है। ये है ना? सही है। हाँ, आर क्या है? रेंज। ओ, तो वो आर मेरे को क्या पता। वही वही तो निकालना है, वही वो भी निकालना है, वो भी कैलकुलेट करना है आपको। आपको तो आंसर एम यू थीटा टी के टर्म में देने हैं। एम यू थीटा टी और जी जो गिवन डाटा है उनके टर्म में। हाँ, बोल रहा हूँ हाथ रेस करके बोला, वो समझ में नहीं आता आवाज कहाँ से आ रही है। गलत है। पता नहीं, हाथ रेस करके बोल दो बेटा जिसको बोलना हो। हाँ बोल। नहीं। हाँ है। अच्छा, वो भी मैं करूँ है? ठीक है बेटा, नहीं करो। थोड़ा टाइम और ले ले तू, 1 मिनट और। हाँ, तेज बोलना थोड़ा। यू साइन थीटा यू कॉस थीटा इंटू टी। नहीं, नहीं इतना तो नहीं आता। आंसर कुछ ऐसा ही आता है, शायद यही हो, पता नहीं तूने किया क्या है, बता दे बस। फिर ले लिया क्रॉस प्रोडक्ट, फिर तो शायद सही आया होगा। कुछ ऐसा ही आता है, हाफ एम यू साइन थीटा जी टी स्क्वायर या एम यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर, ऐसे कुछ आता है। हाँ। नहीं, बहुत सिंपल सा फंक्शन बन जाता है एक। कुछ ऐसा, सब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा बनेगा। एम यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर या यू साइन थीटा जी टी स्क्वायर। एम यू स्क्वायर आएगा शायद, या यू आएगा, पता नहीं कुछ आएगा, ऐसी कोई अच्छी सी टर्म बन जाएगी, एक ही टर्म बनेगी बस। तो तुम लोगों ने गलती क्या कर दी यहाँ पर, तुमने सिर्फ एक कंपोनेंट का एंगुलर मोमेंटम लिखा, वर्टिकल का। हॉरिजॉन्टल का क्यों नहीं होगा? जब ये यहाँ पहुंचेगा, इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, समझ में आता है मेरे को, एक तो यू कॉस थीटा, एक यू साइन थीटा माइनस जी टी। कैसे निकाला? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तुमने सिर्फ इसका कंपोनेंट लिखा, इसका क्यों नहीं लिखा? इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो थोड़ी है इसके अबाउट। जीरो है क्या? तो उसका भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो दोनों लिखो। क्या? देखो डायरेक्शन के साथ ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, और मेरे हिसाब से सब्ट्रैक्ट होंगी। तो तुम इतनी मेहनत भी क्यों कर रहे हो भाई? वेलोसिटी वेक्टर क्या है? यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी। मास तुम्हें पता है, एक और चीज चाहिए बस, आर। अब आर वेक्टर निकाल लो। आर वेक्टर का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यू कॉस थीटा टी आई कैप, पता नहीं कैसे आता है, यू टी आई कैप प्लस वर्टिकल वाले डिस्प्लेसमेंट को लिखना पड़ेगा यू साइन थीटा टी यू टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दो में पहले किसी को डाउट हो ये पूछ लो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखा u cos थीटा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वर्टिकल कंपोनेंट लिखा u प्लस एटी से। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिखा स्पीड इनटू टाइम, एक्सेलरेशन 0, प्लस यहां पर लिखा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुम्हें r वेक्टर पता है, v वेक्टर पता है, m पता है, मल्टीप्लाई करो, लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट। mu cos थीटा gt स्क्वायर बाय 2 आता है। वेलोसिटी वेक्टर मैंने दे दिया, r वेक्टर मैंने दे दिया, अब इसको सॉल्व करो। r क्रॉस v, इसमें आई कैप तो 0 हो जाएगा, जे कैप भी 0 हो जाएगा, बस एक के कैप आएगा, के कैप वाली रो खुलेगी बस। तो इक्वल्स टू के कैप मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पहली टर्म बनेगी यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी। दूसरी टर्म बनेगी, क्या मतलब मेरे से कराओगे पूरा, माइनस यू कॉस थीटा जी टी स्क्वायर, माइनस अगली टर्म बनेगी यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी, फिर दूसरी टर्म बनेगी प्लस यू जी टी स्क्वायर कॉस थीटा बाय 2। ये आंसर आ रहा है। कुछ कट रहा है क्या इनमें से? ये और ये शायद कैंसिल हो गया, तो u cos थीटा जी टी स्क्वायर बाय 2 माइनस में आएगा, तो माइनस u जी टी कॉस थीटा बाय 2। इसमें m मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। m मल्टीप्लाई करना मत भूलना भैया, ये एंगुलर मोमेंटम नहीं है। स्क्वायर टी में आ रहा है, स्क्वायर टी में आ जाएगा। किसी को डाउट हो भैया पूछ लो। मेन काम तो बस वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर लिखना है, बाकी तो क्रॉस प्रोडक्ट तो कर लोगे। तो इसमें m मल्टीप्लाई कर लेना है ना। ये इसका मेथड नंबर 1, जो कि थोड़ा लेंदी रहा, आर वेक्टर निकालना पड़ा, वी वेक्टर निकालना पड़ा। इसका एक मेथड नंबर 2 है, लेकिन वो भी नहीं बताऊंगा, वो थोड़ी देर बाद, क्या हो सकता है कल ही हो जाए। हाँ, टॉर्क इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी, बहुत बढ़िया, लिख लिया। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ये था एक पार्टिकल के लिए, अब एक बॉडी के लिए। लिख तो नहीं रहा कोई, जल्दी लिखो। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल ले, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो पार्टिकल का आई होप एंगुलर मोमेंटम अब निकाल लोगे ना। आर चाहिएगा, वी चाहिएगा, एम, एम आर क्रॉस वी। चले, मतलब करें। एक बॉडी है एम मास की, वी वेलोसिटी से चल रही है, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, बताओ क्या करें। सर आपने तो एक ही विधि है, एक ही विधि है, इसका मतलब बॉडी पता क्या कर रही होगी, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट कर रही होती तो कुछ करते हैं, पता है। इस बॉडी को क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट। अगर एक पॉइंट मास मान लेंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, एम आर क्रॉस वी। सही है, यानी हम ट्रांसलेशन का तो नहीं लिखेंगे बॉडी का, बॉडी जब चलेगी तो उसको एक पार्टिकल मान के काम कर लेंगे जैसे नॉर्मल करते हैं। लेकिन अब हम किसका लिखेंगे, जब बॉडी रोटेट करेगी। ट्रांसलेशन का तो लिखवा दिया ना भाई, तो बॉडी ट्रांसलेट करेगी, इसका मतलब आप उसको क्या मान सकते हो, एक पार्टिकल। एक पार्टिकल बनाओ और निकालो उसमें बंदास होके। तो अब हम बॉडी का निकालने जा रहे हैं जो कि रोटेट हो रही है। तो हमारे पास एक बॉडी है जो कि किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इसके अबाउट ये घूम रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाए, आपने एक रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकाली थी क्या, कितनी आई थी,
हाफ आई कैसे आई थी याद है? आपने एक छोटा पार्टिकल लिया होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी होगी, दूसरा पार्टिकल लिया होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी होगी, और सबको ऐड करके पूरे एक टर्म बनी होगी, उसको मोमेंट ऑफ, याद है ऐसा कुछ? वही सेम काम करने जा रहा हूं। मैंने क्या किया, मुझे तो एक पार्टिकल का पता है, मैंने कहा एक पार्टिकल का होता है मार क्रॉस वी, मैं इसमें मार क्रॉस वी नहीं लगा सकता, दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? सबकी वेलोसिटी, तो मुझे तो सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, एक काम करो, यहां पर एक छोटा सा मास लो, डीएम डिस्टेंस, डीएम मास r1 दूरी पर। मैंने कहा इसका एंगुलर मोमेंटम लिख के बता दो। इसका एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए मुझे डिस्टेंस तो पता है, मास भी पता है, क्या नहीं पता? इसकी वेलोसिटी कैसे निकाले? इसकी वेलोसिटी होगी r1 ओमेगा, v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम मैं लिखूंगा m v इंटू r, ये तो लिखूंगा। और ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। अरे पक्का। ये एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया? dm r1 स्क्वायर ओमेगा। फिर मैंने दूसरा पार्टिकल लिया, लेट से उस पार्टिकल की दूरी है r2, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? dm r2 स्क्वायर ओमेगा, r1 की जगह r2 हो जाएगा बस। सिमिलरली r3, सब में से एक टर्म कॉमन आ जाएगी, क्या कॉमन आ जाएगा? अंदर टर्म बन गई dm1 r1 स्क्वायर, dm2 r2 स्क्वायर। ये पता है क्या होता है? ऐसा ही कुछ लिखा होगा तुम लोगों ने। तो ये एंगुलर मोमेंटम एक रिजिड बॉडी का कितना आ गया? आई ओमेगा। दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। किसी को डाउट है भैया पूछ लो। अरे है क्या? चलो अच्छी बात है। यानी एक रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। अब इसकी डायरेक्शन देख लो, जो डायरेक्शन ओमेगा की होगी वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम। अगर बॉडी ऐसे घूम रही है, बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम किधर होगा? इसका एंगुलर मोमेंटम ऊपर, पता है क्या है बात? अगर बॉडी ऐसे घूम रही है तो नीचे, क्लियर है? बॉडी ऐसे घूम रही है तुम्हारी तरफ, बॉडी ऐसे घूम रही है मेरी तरफ, समझ में आ गई बात? नोट कर ले। तो एक रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। उन बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकाल के लिख लो। एक सॉलिड स्फीयर है, टेंजेंट के अबाउट ओमेगा, इनका एंगुलर मोमेंटम निकाल के रख लो। मैं सीधा आंसर लिखूंगा, कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं पूरा लिखूं? कुछ नहीं है यार, आई ओमेगा, बस आई लिखवाना चाह रहा हूं तुमसे कुल मिला के।
आई लिखना आना चाहिए। सेवन एम एल स्क्वायर बाय, हो सकता है। सबसे सही तो बस यही है, बाकी सब तो फर्जी हैं, सब फर्जी आई ओमेगा। इसमें बस एक चीज ये बतानी है कि 2m मास इससे अटैच है। अटैच है तो इस पूरे को क्या मान सकते हैं, एक रिजिड बॉडी। पूरे को रिजिड बॉडी मान सकते हो तो पूरे एक सिस्टम का आप आई लिख सकते हो। तो पूरे सिस्टम में एक तो रॉड आएगा एच के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 3, और ये एक पार्टिकल, तो पार्टिकल का m इंटू आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, तो आई ओमेगा 7 एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो ये है, सेंटर ऑफ मास नहीं, वो ये तरीका है कि रॉड को तो आप अलग मानो और पार्टिकल को, और पार्टिकल के लिए क्या लगा दो, एम वी आर, उससे भी आंसर आ जाएगा। मतलब कोई ये कहना चाहे कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी लिख लो, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, आई ओमेगा। तो मैं एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि रॉड के लिए तो आई ओमेगा और पार्टिकल के लिए एम वी आर, पार्टिकल के लिए एमवीआर लगा सकते हो, है ना। तो एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, लेकिन बस गलती ये करोगे, एम की जगह 2m, वी की जगह एल ओमेगा, आर की जगह, चेक कर लो सेम आंसर है। तो आप चाहो तो अलग अलग मान के भी कर सकते हो, आप चाहो तो सिस्टम मान के भी कर सकते हो, बट आई होप सिस्टम मान के करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक। तो एक रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा। लिख लिया। लिख लिया क्या, नेक्स्ट लाइन डाल लो। रिलेशन बिटवीन टॉर्क, रिलेशन बिटवीन टॉर्क, बेटा इसमें m और 2m लिख लो, थोड़े दिनों बाद पता नहीं चलेगा क्या m है और क्या 2m है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, जैसा रिलेशन फोर्स और लीनियर मोमेंटम में होता है। एक रिलेशन आपने फोर्स और लीनियर मोमेंटम का पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू होता है dp बाय, और यहीं से एक रिलेशन आता है F इक्वल टू ma, पता है बात, dp बाय dt, p को लिखते हैं mv। अगर मास कांस्टेंट हो, तो मास कांस्टेंट हो तो ये बन जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली एक रिलेशन टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में भी होता है। टॉर्क की वैल्यू होती है डी एल बाय डी टी, जैसे फोर्स बराबर डीपी बाई डी टी, टॉर्क बराबर होता है डीएल बाई डी टी। किसी बॉडी पर फोर्स लगने से अगर उसका मोमेंटम चेंज होता है, तो किसी बॉडी पर टॉर्क लगने से उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है। कैसे कैसे, मान लो किसी बॉडी पर टॉर्क लगा, टॉर्क लगने से क्या आएगा, अल्फा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, तो पढ़ा होगा। अल्फा क्या करता है पता है, ओमेगा को चेंज, और अगर ओमेगा चेंज हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम भी, तो टॉर्क बराबर आता है डीएल बाई डी टी, ठीक। अगर मैं एल की बात करूं तो एक रिजिड बॉडी के लिए, हमने रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूं, तो रिजिड बॉडी के लिए मैंने एल को क्या लिखा, ये मैं रिजिड बॉडी के लिए लगा रहा हूं, ध्यान रखना सब कुछ। तो एक रिजिड बॉडी के लिए हमने एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखा हुआ है, आई ओमेगा। रिजिड बॉडी में अगर आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट होना जरूरी है, आई कांस्टेंट है तो बन गया डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी इज टॉर्क बराबर आई अल्फा, तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। यानी ये रिलेशन और ये रिलेशन क्या है, सेम, मैंने यहीं से तो डेराइव किया है, डीएल बाई डी टी बराबर आई अल्फा और आई अल्फा बराबर टॉर्क।
क्लियर है? तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, डी एल बाय डी टी। ये रिलेशन होता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में, नोट करें। फोर्स लगने से मोमेंटम चेंज, टॉर्क लगने से एंगुलर मोमेंटम चेंज। लिख लिया भैया? तो टॉर्क बराबर डीएल बाय डी। एप्लीकेशन देखते हैं। हमारे पास सेम वो क्वेश्चन है जो हम अभी थोड़ी देर पहले लिया था। एक एम मास की बॉडी है जो रेस्ट पर है, उसको यहां से रिलीज कर दिया। ये कोई पॉइंट है ओ, ग्राउंड नहीं है, ध्यान रखना, हवा का ही पॉइंट है। हमें बताना है कि टी टाइम बाद एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। अगर ये दूरी एल है, एल तो मतलब कुछ और ले लो, ए ले लो, ए भी मत लो, क्या ले, एच ले लो, चलो। तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी टी टाइम पर। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, मेथड नंबर 1 में क्या करेंगे, मेथड नंबर 1 में लिखना मत, मैं सब लिखवाऊंगा। मेथड नंबर 1 में क्या करेंगे, रेस्ट से छोड़ा, टी टाइम बाद ये कहां चुका होगा, नीचे। टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, m जी टी इंटू एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, याद है? थोड़ी देर पहले यही किया है हमने। इसी को करने का दूसरा तरीका है टॉर्क बराबर डीएल बाई डी टी। ये भी एक मेथड है जो कि कुछ क्वेश्चंस में आसान आता है। कैसे देखते हैं, मैंने एक बॉडी को यहां से छोड़ा, अगर इस बॉडी को यहां से छोड़ूंगा तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, mg। मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है। अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है तो टॉर्क की वैल्यू आएगी mg इंटू, आराम से सोच लो, क्या हमेशा mgh होगी, नीचे आ जाएगा तो भी mgh, पक्का। टॉर्क कांस्टेंट है, टॉर्क बराबर dl बाय dt को इधर ले आओ, तो dl इज इक्वल टू mgh dt। m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mgh इंटू t। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये मेथड क्यों लगा, इस मेथड में तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, जबकि इस मेथड में बिना इंटीग्रेशन के आंसर आ रहा है। लेकिन कुछ मेथड में टॉर्क बराबर डीएल बाई डी टी लगाने से आंसर जल्दी आता है। किस क्वेश्चन में आएगा थोड़ी देर में समझाता हूं, पहले से नोट करें। तो टॉर्क बराबर डीएल बाई डी टी से हम क्या निकाल सकते हैं, बताए क्या, टॉर्क बराबर डीएल बाई डी टी से क्या निकाला मैंने, एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क बराबर डीएल बाई डी टी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। अरे क्वेश्चन तो लिख लेते, लिखना है क्या क्वेश्चन, अच्छी बात है। इससे हम एक नोट भी प्रूव कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने एक नोट लिखवाया था, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आता है, याद है? कैसे प्रूव करेंगे, तो कोई प्रूफ करना चाहे हाथ रेस करके बता दे, हवाबाजी में।
वो नोट को प्रूफ करना चाहें। वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन जीरो यानी फोर्स जीरो, फोर्स जीरो तो टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो अगर है, टॉर्क अगर जीरो है यानी ये टर्म जीरो है, यानी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। देख लो, हो गया प्रूफ। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ये मेथड फायदेमंद है भाई। यहाँ तो देखने में लग रहा है कि सर आप MVR से निकालो, एक लाइन में आंसर आ रहा है, क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हो कि आप टॉक लिख रहे हो फिर उसे इंटीग्रेट कर रहे हो। थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, याद है? वो प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था बहुत हार्ड है, याद है क्या? अरे क्या याद है? पहले हमने इसकी वेलोसिटी निकाली थी किसी टाइम पर, फिर इसके डिस्टेंस निकाले थे, क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, सारे का मेहनत करी थी। इसी को मैं दूसरे मेथड से बताने जा रहा हूं, मेथड नंबर 2। ठीक, मेथड नंबर 2 में कैसे? आप मान लो किसी टाइम पर ये यहां है, अगर किसी टाइम पर ये यहां है तो इस पर नीचे फोर्स कितना लगेगा? mg। ये डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हो? u cos थीटा इंटू, तो मैं टॉर्क तो आसानी से लिख सकता हूं ना, टॉर्क की वैल्यू आ गई mg इंटू यू कॉस थीटा टी। टॉर्क इज इक्वल टू dl बाय dt, को इधर ले आओ, mg u cos थीटा टी dt इज इक्वल टू, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज mg u cos थीटा टी स्क्वायर बाय 2। आ गया? अब लग रहा आसान है ना? तो ये 3 लाइन में भी आंसर आ गया, तो ये आसान लग रहा है अब। तो टॉर्क बराबर dl बाई dt से हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। पूछ लो किसी को डाउट है तो। वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। एक्चुअली में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है ना, इसीलिए टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम है। जैसे फोर्स और वेलोसिटी जरूरी नहीं है ना सेम डायरेक्शन में हो, रेस्ट से स्टार्ट होगा तभी फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम आएगी। पहले से कुछ वेलोसिटी होती तो अलग होता। यहाँ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है, सर आपको कैसे बता? इनिशियली वेलोसिटी जो होगी वो इसी पॉइंट से पास हो रही है, एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। इनिशियल जीरो है इसीलिए टॉर्क और उसकी डायरेक्शन सेम है। लिख लिया भैया? तो टॉर्क बराबर dl बाय dt। कितने बजे तक पढ़ाते हैं सर? 5-6 बजे तक? 8:30 तक खींच दूं मैं? अच्छा, इसके बाद क्लास नहीं है? तो क्लास है ना, नया टॉपिक है, वो कल ही करेंगे, कोई फायदा नहीं है करके। होमवर्क लिख लो, रेस दिखा दो, रेस 58 दिखाना एक बार। रेस कुछ बीच में बच रही है क्या? दिखा दो एक बार। 58, 58 भाई, 58। एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी कर सकते हो। अरे बस 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 बस, आराम से आराम से। रेस नंबर 58, रेस 58, शीट दिखा दो भाई। जिसकी शीट पे टिक को वो दे देना, ठीक है? S1 में 15 तक तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, ये तो कर नहीं पाओगे। ओवन में 19 तक सारे हो गए क्या? 1 से 19 देख लो एक बार, मुझे पता नहीं भाई। 1 से 19 सारे हो गए। 24 से लेकर और 25 वो भी हो गए, दोनों हो गए। फिर बचा गया क्वेश्चन नंबर ओवन 26, 27, 28 भी कर ही लो। 26, 27, 28। उसके बाद ये आगे जाके सिंगल करेक्ट में 50, 51, 52 ये हुए हैं क्या? पूछ रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं है। लिखना स्टार्ट। ओवन का 50 कर लो, फिर 51 कर लो,
53, 52 नहीं, और क्या है? जेई मेंस क्वेश्चन नंबर, जेई मेंस में कुछ भी नहीं हुआ, लास्ट में कराते हैं क्या सर? दे दूं ना? तो बोलो, दे दूं ना? दिक्कत तो नहीं? जेई मेंस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 7, 8, ज्यादा हो जाए तो बता देना। बहुत है, जाने दूं? कल क्लास है, फिर क्या ले लो। क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13, 14, 15, बहुत है क्या? अच्छा बस इतना ही दे क्या? तो जेई मेंस में 8 के बाद कौन कौन से लिख रहे हो तुम? 9, 10, 12, 13, 14, 15। 9 भी है, 9 रहने दो, 9 रहने दो बस। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय, गुड नाइट, हैप्पी जर्नी, सी यू। अरे बंद कैसे होता है?